जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। इससे पहले का रासायनिक अपक्रिया का पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लिए होंगे। आज आप लोग का पार्ट 3 बन जाएगा और पार्ट 3 को देखेंगे आपका पहला चैप्टर क्लास 10 का रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण का क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद का एक चैप्टर पड़ेगा अपचयन, उसका लॉन्ग वीडियो पड़ेगा, उसमें कई चीजें आपको बताना है तो उसको अलग वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए, बात को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से बात को समझिए। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं सबसे पहले उष्मा क्षेपी और उष्मा तोषी अपक्रिया। ठीक, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान से बात को समझेंगे क्या है। अब हम सबसे पहले आपको समझाने जा रहे हैं उष्मा क्षेपी। किसके बारे में समझाने जा रहे हैं? उष्मा क्षेपी। अब हम लोग समझते हैं उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है। समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ देखो उष्मा क्षेपी, मैं इसको आपको समझाऊं। उष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी। उष्मा और ताप में अंतर है। उष्मा और ताप में अंतर है। उष्मा का मतलब होता है गर्मी और ताप, उष्मा और ताप में अंतर है। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, उष्मा और ताप में अंतर है। उष्मा का अर्थ केवल गर्मी से, ठीक, और ताप का अर्थ गर्मी और ठंडी यानी ठंडा, दोनों से। ताप जब कोई बोलेगा तो आप केवल गर्म नहीं समझेंगे, ठंडा और गर्म दोनों समझ सकते हैं, लेकिन उष्मा का अर्थ केवल गर्मी से होता है। किससे होता है? गर्मी से होता है। आपको इस अपक्रिया के बारे में थोड़ा सा पॉइंट वाला बात बताते हैं कि ये दोनों अपक्रियाएं जो हैं, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, ये आपका होता है ऊर्जा विनिमय के कारण। किसके कारण? ऊर्जा विनिमय। अब कोई आपसे पूछे कि ये उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी जो हैं, ये किस आधार पर बांटा गया है, तो आप कहेंगे उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अपक्रिया जो है वो ऊर्जा विनिमय के आधार पर बांटा गया है। ऊर्जा विनिमय के आधार पर बांटा गया। अब बात आई गुरु जी ऊर्जा विनिमय क्या है? ऊर्जा तो समझ में आ गया, विनिमय मतलब क्या होता है बाबू? तो विनिमय का मतलब यहाँ आपसे समझ लेंगे आदान और प्रदान से समझ लेंगे। समझ लेंगे, आदान और प्रदान से समझ लेंगे, यानी ऊर्जा लेना और ऊर्जा देना, इसका ताल्लुक इससे है। समझ में आई बात? ऊर्जा लेना और ऊर्जा देना। अब ऊर्जा लेना और देना, जो लेगा वो उष्मा शोषी है और जो देगा वो उष्मा क्षेपी है। ये संक्षिप्त में मैंने बताया। अब आप इसको ऐसे ही समझ लो, उष्मा क्षेपी, उष्मा माने गर्मी, जो मैंने बता दिया। क्षेपी का मतलब उत्पन्न करना। क्षेपी का मतलब उत्पन्न करना, यानी और ये है कि अपक्रिया, तो इसकी परिभाषा आप कैसे बताएंगे? कहेंगे कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उष्मा उत्पन्न करती हैं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जो उष्मा उत्पन्न करती हो, और वो क्या होती है? उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। जो रासायनिक अपक्रियाएं उष्मा उत्पन्न करती हो, उष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे अगर आप कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये CO2 तो बनाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? ये उष्मा भी देगा। क्या? उष्मा भी आपका ये देगा। बात समझ में आई नहीं? और आगे का बात समझिए। जैसे आप मेथेन को ले लीजिए और जब इसको आप जलाएंगे तो ये भी आपका क्या होता है? उष्मा उत्पन्न करता है। क्या करता है? उष्मा उत्पन्न करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो बनेगा ही, लेकिन साथ में ये क्या करेगा? उष्मा उत्पन्न करेगा।
क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ऑलरेडी ये मेरा एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गया। समझ में आई कि नहीं। इसके इंग्लिश से आप समझ सकते हैं, एक्सोथर्मिक इसको कहते हैं। एक्सो शब्द जो है, थर्मिक का अर्थ यहाँ उष्मा से है, और एक्सो आया है एग्जिट से। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकास। तो इंग्लिश वर्ड से भी आप ये समझ सकते हैं कि निकास यानी किसका निकास, यानी किसका निकलना, उष्मा का निकलना। तो जिस अभिक्रिया में हमको ये ज्ञान हो कि यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है, प्लस में हमको उष्मा भी निकल रहा है, तो हम उसको उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। आगे आप समझते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, अब बात आई उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। अब समझो उष्मा शोषी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, ये तो आप इससे पहले वाले पार्ट में जान चुके हैं। उष्मा क्या है यह मैंने बता दिया, गर्मी। शोषी का मतलब होता है अवशोषण करना। आपको अपने भाषा में समझा दे, सोखना। तो जो अभिक्रिया होने के लिए हमको उष्मा देना पड़ता है, वो आपका क्या होता है, उष्मा शोषी। एक पॉइंट आप उष्मा क्षेपी में और समझ लीजिए, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई कि नहीं आई, ये आप क्लास में ऐसे याद रखो। और उष्मा शोषी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का डिटेल आपको पार्ट 2 में मैंने समझा दिया। समझ में आई। तो आप उष्मा शोषी के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। उष्मा शोषी का अर्थ भी मैं बता दिया कि उष्मा का शोषण करना, यानी उष्मा को सोखना, यानी जिस अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़े वो उष्मा शोषी। और जिस अभिक्रिया से हमको उष्मा मिले यानी निकले, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी। अब इसका आप समझ लीजिए। अब इसका मैं एक पॉइंट बताऊं कि वियोजन अभिक्रिया का जितना उदाहरण है, सब उदाहरण आपका उष्मा शोषी का उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया में मैंने बता दिया था कि यह अभिक्रिया बिना ताप दिए होने वाला नहीं है। और ये ताप हम कहाँ से देते हैं, अगर ताप दिए तो तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। और अगर विद्युत धारा के द्वारा हीट किए तो विद्युत अपघटन हो गया। प्रकाश के द्वारा हीट किए तो ये प्रकाशीय अपघटन हो गया। इस अभिक्रिया में मैं बहुत डिटेल आपको पार्ट 2 में समझाया हूँ। तो वियोजन अभिक्रिया मतलब उष्मा देना, और हमारा उष्मा शोषी का भी मतलब क्या है, उष्मा देना यानी उष्मा लेना। हम देंगे तो लेगा कि नहीं लेगा, तो ये हमारा उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। अब इसमें आपको हम बता दें, जैसे आपका तापीय अपघटन में आप समझ लीजिए कि KClO3 था, KClO3 था। इस अभिक्रिया को होने के लिए हम लोग क्या दिए थे, ताप दिए थे कि नहीं दिए थे। तो ताप दिए थे तो ये KCl और O2 में क्या हो गया था, टूट गया था। और ऐसे आपका था CaCO3, इसको भी होने के लिए हम क्या दिए थे, ताप दिए थे। तो ताप दिए थे और उसके बाद ये क्या हुआ था, CaO और CO2 में क्या हो गया था, टूट गया था। आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज महसूस हो जाएगा, गुरुजी की अभिक्रिया जो है तो ऑटोमेटिक ऊर्जा निकल गया, उष्मा निकल गया। और इसमें गुरुजी हमको होने के लिए उष्मा देना पड़ा, यानी जिसमें आप ताप दे रहे हैं इसमें आप ताप दे रहे हैं, इसीलिए ये उष्मा शोषी। और इसमें भी आप ताप दे रहे थे, ये अभिक्रिया भी आपका हो गया उष्मा शोषी। उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ चुका होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला आपको हम पढ़ाने वाले हैं, जानते हैं क्या, अगला आपको पढ़ाएंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम लोग केवल 2 चीज पढ़ेंगे और इसमें, एक अवक्षेपण अभिक्रिया और एक क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया।
क्या? उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण अवक्रिया, न्यूट्रल रिएक्शन। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसको समझने के लिए केवल दो चीज समझना है। आप ये अभिक्रिया कब होता है? जब एक आपका अम्ल हो, क्या हो? एक आपका अम्ल हो और दूसरा आपका क्या हो? क्षार हो। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो कॉमन सी चीज है, आपको मालूम है, वो लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया का नाम हम लोग दे दिए हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से, इसकी परिभाषा याद करो, अम्ल तथा क्षार के परस्पर अभिक्रिया से लवण, क्या? लवण तथा जल बनने की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एक पॉइंट और आप समझ लो, इसी में आपको समझना है उदासीनीकरण उष्मा क्या है। और मैं इसका एक पॉइंट बताऊं बाबू, कि रियल बात तो यह है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो अम्ल से प्राप्त H आयन और क्षार से प्राप्त OH आयन, OH माइनस आयन के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रियल ये है, रियल क्या है कि अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन और क्षार से प्राप्त OH माइनस आयन के बीच की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसकी एक परिभाषा ये भी है। और मैं आपको इसका पॉइंट बताऊं कि जब हमारा परबल अम्ल क्या रहता है? परबल अम्ल, और जब हमारा रिएक्ट करता है परबल क्षार, तो जब परबल अम्ल और परबल क्षार रिएक्ट करके लवण तथा जल बनाते हैं, बाबू परबल को साइड में रखो, तो अम्ल और क्षार रिएक्ट हो रहे हैं तो लवण तथा जल बनेगा, जायज सी बात है। लेकिन परबल अम्ल और परबल क्षार, इसके बारे में, वही सब क्रिया के बारे में आप सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार तथा लवण में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी बेसिकली इस पर चर्चा हुआ तो बता दिया, और बेसिक ही बता रहा हूँ कि अगर परबल अम्ल और परबल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो लवण तथा जल तो बनेगा, लेकिन यह अभिक्रिया होने के लिए हमें एक निश्चित ऊष्मा रहती है। क्या रहती है? एक निश्चित ऊष्मा रहती है। उसी निश्चित ऊष्मा को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा। बात समझ में आ गया होगा आपके। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है कि परबल अम्ल और परबल क्षार को रिएक्ट होने में जो ऊष्मा हम देते हैं या जो ऊष्मा निश्चित होती है, उसी ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया हो गया। लास्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या पढ़ाने वाला हूँ? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो थोड़ा सा केवल ये मिटाऊंगा, उसके बाद सब ऐसे ही रहेगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये आपका हो गया। अब आपको मैं समझाने वाला हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अब बात आई कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है जी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, अवक्षेपण अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो, यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्लीय पदार्थ होते हैं उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई बात? आप समझने से ताल्लुकात रखो, समझ में कि नहीं? यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ घुले ना, तो जो पदार्थ नहीं घुल रहा है उसको हम कहेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ना घुलना, ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। लेकिन जो पदार्थ नहीं घुला है उसको हम अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप और अवक्षेपण में अंतर है। घुलना घुलना यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना घुलना, अविलय पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का, अविलय पदार्थ का ना घुलना, ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है। लेकिन जो पदार्थ नहीं घुला है, ऐसे छान कर अलग कर लिया गया है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसको हम लोग कहते हैं अवक्षेप पदार्थ।
समझ में आई? जैसे आप पानी में नमक डाल देंगे तो वो घुल जाएगा, लेकिन पानी में बालू का रेत डाल देंगे तो नहीं घुलेगा। तो मेरा उस केस में वो पूरी प्रोसीजर मेरा क्या हो गया, अवक्षेपण अवक्रिया। लेकिन जो हमारा बालू है वो मेरा अवक्षेप पदार्थ है। अब मैं आपको बताऊं कि ये अवक्षेपण अवक्रिया हमारा द्विविस्थापन अवक्रिया होता है। यानी द्विविस्थापन अवक्रिया, इसको भी पार्ट 2 में बहुत बढ़िया पढ़ा दिया हूँ। इसी उसी पार्ट 2 में ही ये सब पढ़ा देता, लेकिन बाबू चैप्टर बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। द्विविस्थापन अवक्रिया है, यानी आप रीजनिंग के लिए याद रखो कि द्विविस्थापन अवक्रिया का जितना उदाहरण है सब अवक्षेपण अवक्रिया है। क्या है? अवक्षेपण अवक्रिया है। अब द्विविस्थापन अवक्रिया में आपका क्या था बाबू, कौन कौन सा एग्जाम्पल था? जैसे आपका जेडियम था, सॉरी BaCl2 प्लस CuSO4, इसमें आपका Ba कहाँ गया था? SO के पास, तो ये BaSO4 बनाया और प्लस CuCl2 बनाया। तो ये BaSO4 बाबू इस अवक्रिया में घुलेगा नहीं, ये घुलबे नहीं करेगा। तो अब ये पदार्थ नहीं घुल रहा है, तो इसीलिए इस पदार्थ को हम लोग कह देते हैं अवक्षेप। क्या कह देते हैं? अवक्षेप। ऐसे आप BaCl2 लीजिए, ठीक, इसको आप घुला दीजिए Na2SO4 में, तो बाबू ये आपका जो है, आपका Ba गया SO के पास, तो ये बना लिया BaSO4, और ये आपका हो गया Na2NaCl। यहाँ बैलेंस को बराबर करने के लिए 2 लिख देंगे। तो इस अभिक्रिया में बाबू आपका BaSO4 घुलेगा नहीं, तो ये BaSO4 आपका हो गया अवक्षेप। समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से मामला सारा, ठीक। ऐसे आप एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे आपका हो गया AgNO3 और ये आपका रिएक्ट कर रहा है NaCl से, तो यहाँ Ag जाएगा Cl के पास, तो AgCl बनाएगा, और NaNO3 के पास जाएगा तो NaNO3 बनाएगा। यहाँ AgCl आपका घुलेगा नहीं इस पदार्थ में, तो ये AgCl जो आपका हो गया अवक्षेप हो गया। उम्मीद है बाबू आपका क्लास में क्लोज करते हैं, ये सारा चीज समझ में आ गया। बार बार आपको समझाया जाता है कि मेहनत से पढ़ा करिए, और जीवन में स्टूडेंट लाइन में सब कुछ कर लेना, ठीक, सब कुछ कर लेना, लेकिन किसी लड़की उड़की के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जानते हो ना, है ये जग की रीत पुरानी, मिले प्यार में जख्म निशानी। समझ में आएगी? तो ये सारा चीज होता है, आपको केवल ईमानदारी से पढ़ना। धन्यवाद। यही क्लास को क्लोज करता हूँ।